हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ी, चार्ज कैसे निकाला कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल था, और जो कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल था उसका चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाला, वो हमने डिस्कस किया। अगर हमें चार्ज पता है, चार्ज टू मास रेशियो पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मास भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मास। ठीक है, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। आज के टॉपिक में चेक करते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स आज लर्न करने हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। उसके बाद थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसको आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हो। उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में हम आज डिस्कस करने जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट। आज के लेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हुई। जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शन से आपको समझा रखा है कि जैसे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका H पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरफ भागते हैं? एनोड की तरफ भागते हैं। कहाँ से भागते हैं? ये कैथोड से एनोड की तरफ भागते हैं, तो इसलिए उनको बोला गया कैथोड रेज। तो ये जो पॉजिटिव वाले जो केटाइन है वो भी किसकी तरफ भागेंगे? कैथोड की तरफ भागेंगे। और कहाँ से भागेंगे? ये एनोड से भागेंगे। तो कैथो एनोड से जो कैथोड जा रहे हैं और ये जो केटाइन जा रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनोड रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड रेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ठीक वैसी ही है। कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें एनोड रेज की तो लगभग मिलती है, बट थोड़ी सी अपोजिट हो जाएगी। जैसे एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, पहला पॉइंट तो वैसा का वैसा ही हम मान सकते हैं। दूसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें, अगर कोई शेडो रखेंगे एनोड रेज के बीच में तो उनकी भी कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी शेडो कहाँ पे बनेगी बच्चों? कैथोड पे बनेगी। तीसरा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आपके पास वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही थी, ये किसकी तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देगी? नेगेटिव की तरफ मुड़ना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये साउथ पोल की तरफ हो जाएगी क्योंकि अपोजिट चार्ज है। अगर पेडल व्हील रखा तो ये रोटेट करना भी क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। तो ये भी आपका जो पॉइंट है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, और अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी। जो हम पहले कह रहे थे कि जो कैथोड रेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस पे, जबकि एनोड रेज की करेगी, क्योंकि एच पॉजिटिव कुछ अलग होगा, ओ पॉजिटिव कुछ अलग होगा। जबकि एनोड रेज के अंदर तो केवल इलेक्ट्रॉन थे, उनकी करेक्टरिस्टिक सेम थी, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेगी। जबकि करेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज डिपेंड करेगी किस पे? नेचर ऑफ गैस पे। इसका कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। उसका क्या था? हीटिंग इफेक्ट था। गोल्ड फॉइल को रखा, वो हीट होकर ग्लो करना स्टार्ट कर दिया था। तो वही हमारे 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की, तो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रेज है, उसकी करेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ गैस पे। अभी बताया क्यों करेगी, क्योंकि एनोड रेज केटाइन से बनती है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनती है, और अलग अलग गैस का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलग अलग होता है। एनोड रेज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसेज आइन। इसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज गैसेज आइन होते हैं। क्यू बाई एम रेशो ऑफ एनोड रेज इन स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड। देखो, जो हम चार्ज टू मास रेशो निकाल रहे हैं, तो हम अगर कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज के अंदर क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ही क्या होता है? लो होता है। यानी डिनोमिनेटर क्वांटिटी क्या होती है? छोटी होती है। जबकि एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज के अंदर कौन होता है आपके पास? केटाइन होता है, और उनका मास क्या होता है? ज़्यादा ही होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। चाहे वो H पॉजिटिव हो, ऑक्सीजन पॉजिटिव तो और भी बड़ा होगा। तो E बाई एम रेशो भी अलग अलग आएगा अलग अलग गैस के लिए। और ये जो E बाई एम है वो मास ज़्यादा होगा, इसका चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेज से क्या आएगा? कम आएगा।
स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन। और सबसे हल्का, जैसे मैंने बताया अभी ऑप्शन का कुछ अलग आएगा, पर हल्का सबसे कम किसका आया, आपका हाइड्रोजन का आया, जिसको हमने क्या बोला, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को कैरेक्टराइज किया गया 1919 के अंदर। कहाँ पे किया गया, 1919 के अंदर कैरेक्टराइज किया गया। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सबसे हल्का किस में आया बच्चों, सभी गैसेज के अंदर, हाइड्रोजन के गैस के अंदर आया, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के अंदर तो करेगी तो ओ पॉजिटिव काफ़ी भारी हो जाएगा, तो उसका नाम क्या दिया, प्रोटॉन। कहने का मतलब जो आपके हाइड्रोजन के लार्ज सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको हम निकाल दें, और उसके बाद जो आपका H पॉजिटिव बनता है, इस H पॉजिटिव को ही क्या बोला जाता है, इस H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपके पास एनोड। उसके बाद आई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स 1932 के अंदर। चैडविक bombardment a thin sheet of beryllium with alpha particles and neutral particles having mass slightly greater than that of proton were emitted। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, इससे अल्फा पार्टिकल निकले और ये जो बेरिलियम की जो थिन शीट है उस पर डाले गए, तो उससे कुछ आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल निकले, और इनको हम पैराफिन वैक्स, जिसके अंदर प्रोटॉन की काफ़ी संख्या होती है, उसके ऊपर या उसमें से पास करवाए गए। तो इन्होंने देखा कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन आपके यहाँ से रिलीज हो गए। इसका मतलब जो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है उनका मास प्रोटॉन से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो उन्होंने क्या किया, उनकी जगह डिस्प्लेस करवा दिया। अब कोई भारी होगा तभी तो वो अपना मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएगा, और जो हल्का होगा उसको वहाँ से डिस्प्लेस करवा देगा। तो इससे पता चला कि जो न्यूट्रॉन्स है उसका मास थोड़ा सा क्या है, हेवी है। और ये जो इक्वेशन है वो आपकी गलत लिखी गई है, यहाँ देखिए जो पेन से लिखी हुई है, बेरिलियम एटॉमिक मास 9 है, एटॉमिक नंबर 4 है, उस पर अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पार्टिकल की बोmbardment करवाएगी, तो आपके पास कार्बन बना और एक क्या जनरेट हो गया, आपके पास न्यूट्रॉन। क्या जनरेट हो गया बच्चों, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की। चैडविक ने की थी, बोmbardment करवाई थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल निकल के आया और उसको हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन। तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। सबको पता होना चाहिए कि खोज किसने की, उन साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। उस पर चार्ज कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे 0। मास 9.1 इंटू 10⁻31। और अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो 1.67 इंटू 10⁻27। इसका भी 1.67, पर आगे 4 है तो थोड़ा सा हेवी है, इंटू 10⁻27। अगर एटॉमिक मास यूनिट AMU की बात करें तो आपके पास इसका 0.0054, 1.00727, 1.00867। और अगर हम इसका अप्रोक्सीमेटली मास ले तो 0, इनका 1 बन लेंगे। न्यूट्रॉन को क्या मान के चलेंगे, 0। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1836 यानी 1836 टाइम्स हैवी है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके अंदर जो MP लिखा हुआ है बच्चों, इस MP का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। MP का क्या मतलब है, मास ऑफ प्रोटॉन। और जो ME लिखा हुआ है इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो आपके पास MN लिखा हुआ है इसका मतलब है मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका क्या मतलब बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके कंपेयर करके बताया हुआ है। उसके बाद थॉमसन प्लम्पडिंग मॉडल की बात करें, 1898 के अंदर आया, जब उन्होंने 1897 के अंदर, किसके अंदर बच्चों, 1897 के अंदर डिस्कवरी कर ली थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी कर ली थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो इलेक्ट्रॉन हैं कैसे, तो उन्होंने बताया कि एटम इज ए लाइक ए स्फीयर। एटम किसकी तरह बच्चों, लाइक ए स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली filled by positive charge and electrons are embedded in sphere in such a way in such a way that electrons chemically neutral। यानी इस तरह से एम्बेडेड है कि वो एक्सप्लेन करेंगे केमिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम को। तो समझ आए बच्चों, थॉमसन क्या कहता है
एटम इज लाइक ए स्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली फिल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, यानी समान रूप से पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है, यानी फंसे हुए हैं इस तरह से कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। ये आप प्लम्पडिंग मॉडल देख सकते हो। और इसकी कंपेयर जो है वो कंपेयर हम किसके साथ कर सकते हैं बच्चों, वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं बच्चों, वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो रेड पार्ट के अंदर होते हैं। और जो आपका रेड पार्ट होता है, और वो रेड पार्ट आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। सीधा आ जाए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम क्या है, तो यही लिखना है। और इस मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के हिसाब से जो इनका रेडियस है, किसका रेडियस, एटम का, वो इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। किसके ऑर्डर में बच्चों इनका रेडियस, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में, ध्यान रखें। तो ये लाइन भी आप ऐड कर लेना। इसके अगर कमियों की बात की जाए तो कंसिडर मास टू बी इवनली स्प्रेड अक्रॉस द एटम, पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, जो कि बाद में पता चला रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट से कि पूरी तरह से फैला हुआ नहीं। इट इज़ ए स्टैटिक मॉडल, डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों मूव करते हैं, पर इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वाटरमेलन के जो सीड्स हैं उस तरह से हैं, तो वो तो चल नहीं रही, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये तीन आपके पास मेन ड्रॉबैक्स थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के, जिसके कारण ये जो मॉडल था वो आपके पास क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया। ये आपकी केवल नॉलेज के लिए है, इसमें कोई वैसे एग्ज़ाम से नहीं पूछा जाता है। हमें इतना ध्यान रखना है कि हेनरी बेकरेल ने ऑब्जर्व किया था कि ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो इमिट करते हैं रेडिएशन, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। तो ये डेफिनेशन जरूर अपने नोटबुक में नोट करें कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कि देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच इमिट रेडिएशन ऑन देयर ओवन एंड नेम दिस फिनोमिना एज रेडियो एक्टिविटी एंड दिस एलिमेंट्स इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जरूर अपनी नोटबुक में डालेंगे। द फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 3 काइंड्स ऑफ रे, और 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा आर इमिटेड। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने रदरफोर्ड ने ये फाउंड किया कि अल्फा रे वो हाईली एनर्जेटिक होती है, और उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है। तो 4 यूनिट आपका एटॉमिक मास होना और 2 आपके पास पॉजिटिव चार्ज होना, ये किस में होता है, हीलियम में होता है। तो हमने इसकी कंपेयर हीलियम पार्टिकल के साथ की। ठीक है, और कितने प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के, एक अल्फा, एक कौन सा हो जाएगा बीटा, और एक कौन सा हो जाएगा गामा। अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। गामा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या लिया, एक लेड बॉक्स लिया, और उसके अंदर जो नंबर 1 है यहाँ पे इन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या हम कह सकते हैं यहाँ पे रखा अल्फ़ा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस रखा बच्चों, अल्फ़ा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिससे जो रेडिएशन निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, अल्फ़ा रे निकलेगी। और ये अल्फ़ा रे पास करवाई गई। ये जो आपके पास एक स्क्रीन लगी हुई है, सर्कुलर स्क्रीन है, और इसके बीच में हमने क्या रखा, गोल्ड फॉइल रखा। हम ये चाहते थे कि बिल्कुल हम इतनी थिन शीट लें जिसमें एटम की एक ही लेयर बन जाए। इस तरीके से एटम की क्या बन जाए बच्चों, एक लेयर, इसके पीछे एटम ना हो, ना ही आगे एटम, सिर्फ एक पतली सी लेयर बन जाए। तो गोल्ड फॉइल को हमने चुना, और इसमें हमने ऑब्जर्वेशन की कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स है तो उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। अगर एटम पॉजिटिव चार्ज से भरा होता
तो वो सारी की सारी लाइट जो रे है वो आपकी क्या आ जाती, बैक आ जाती। बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें क्या हुआ कि जो मोस्टली 99% जो अल्फा रे थी, कितनी अल्फा रे, 99% अल्फा रे क्या होगी, पास होगी। किससे, गोल्ड फॉइल में, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन में चल के क्या होगी, पास होगी। और जो फ्यू अल्फा रे जो आपके पास बची, वो क्या होगी आपके पास आज बच्चों, डिफ्लेक्ट होगी विद ए स्मॉल एंगल्स। ये कुछ सीधी है और कुछ ने स्मॉल एंगल के साथ क्या किया, डिफ्लेक्शन किया। और बहुत ही कम, यानी 1/20,000, 20,000 में से एक। ये एनसीईआरटी का है आंकड़ा है। बाकी 9th क्लास में देखोगे तो ये आंकड़ा मिलेगा आपको 1/8,000, ये भी एनसीईआरटी का है। तो ऐसी रे जो पास ही नहीं हुई और क्या हो गया आपके पास, वापस आ गई। तो ये इसमें 3 ऑब्जर्वेशन थी। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन क्या की थी, ही टेक एन अल्फा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए lead box and alpha particles emitted by alpha radioactive substance is incident on the gold foil, which is placed in a circular screen, and the setup of the Rutherford experiment as shown in figure. Now in this experiment following observations are observed। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली जब इस एक्सपेरिमेंट को किया, या आप पढ़ सकते हो और इसका अर्थ निकाल के देखो। इसका मतलब ये है कि अगर 15 इंच का कोई सेल हो और उसको एक टिश्यू पेपर से, उसका क्या है कि टिश्यू पेपर से के साथ टकराया जाए और वो वापस आए, वैसी फीलिंग थी इनके पास अल्फा पार्टिकल कुछ जो वापस आ रहे थे। यानी वहाँ पे कोई हैवी चार्ज बैठा हुआ, हैवी मास भी होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपके पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके हिसाब से देखिए, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से तो जो रे है वो आपके पास सीधी पास हो जानी चाहिए थी, और रदरफोर्ड मॉडल एटम ने कुछ क्या आ गया आपके पास, वापस आ गई। ठीक है, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। मोस्टली तो स्ट्रेट लाइन में पास हो गई, बट कुछ क्या आ गया पास है, वापस आ गई। और थॉमसन मॉडल एटम में तो ये सारी की सारी आपके पास दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये ऐसे ही है, हायर क्लासेज में जाओगे तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अभी हमारे पास कोई भी इसका यूज है नहीं। अब आपको बताना है कि वाई ओनली गोल्ड फॉइल वाज यूज, गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया गया। तो जो गोल्ड फॉइल होता है वो आपके पास गुड मेलेबल होता है, गुड डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, और उसके साथ साथ वो नोबल मेटल्स भी होता है, यानी किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ओनली अल्फा रेज वर यूज्ड, क्योंकि आपने उन्हें अल्फा रे ही क्यों ली, तो ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 92, मैंने बोला है 99, तो ये भी सही है, 99 भी। इन्होंने बोला है अबाउट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, अबाउट 92% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में, सम अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड बाय स्मॉल एंगल, 90 डिग्री से कम एंगल बनाए, ए फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, कुछ ऐसी भी डिफ्लेक्ट हुई जिनका एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा था, और एक रे ऐसी थी 20,000 में से जो रिट्रेस्ट कर रही थी अपनी पाथ को। ये ऑब्जर्वेशन थी, और इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल के सामने आया उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। कंक्लूजन में निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, जो ज़्यादातर स्पेस है एटम के अंदर वो क्या है बच्चों, खाली है। क्योंकि अगर ऐसा मतलब अल्फा रे वापस आ जाती, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपके पास रिपेल करता है और वापस आ जानी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब खाली है। पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड स्मॉल पॉइंट विच इज वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला गया बच्चों, न्यूक्लियस। तो इससे कंक्लूजन निकला कि जो एक ही रे वापस आ रही है, एक ही रे वापस आ रही है, तो इसका मतलब वो जो रे सेंटर से पास हो रही नहीं चाहती थी वो पास नहीं हो रही है, कम बैक वापस आ रही है। ठीक है, और उसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, स्मॉल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम।
वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एन एटम। जैसे यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ एन एटम 10⁵ इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, और वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है 10⁵ इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एटम का कितना छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से है? बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये आपके पास क्या है कंक्लूजन है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसकी कमियां क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूक्लियर कोलैप्स। न्यूक्लियर कोलैप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब मान लो ये अगर मैं इसका बाहरी बनाऊं, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ध्यान से सुन लेना बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्हेन एन चार्ज पार्टिकल्स आर एक्सलेटेड, और आपको +1 में पढ़ोगे कोई जब सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जो मूव करता है तो वो क्या करता है? एक्सेलेरेट करता है। एक्सेलेरेट कर रहा है इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स है तो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है तो उसका एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जैसे जैसे वो एनर्जी का लॉस होगा वो नज़दीक आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, एक्सेलेरेट होता रहेगा, और लास्ट में फाइनली कहाँ पे चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा ऐसा बनता है, हीलियम का, सोडियम का और मरकरी का। ये जो आपको पिक्चर में दिखा रखे हैं, ये जो लाइनें आती है बीच में, ये लाइन्स कैसी और क्यों आती है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, कौन सा कितनी दूर घूमेगा, कितना वो रेडियस बनाएगा, कितनी उसकी एनर्जी होगी, उनके बारे में रदरफोर्ड का कोई जवाब नहीं था। दीज आर द ड्रॉबैक्स, यानी इनकी लिमिटेशंस हैं किसकी? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों। इसके अगर बाद में बात करें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक सिंबल। ये जो आपके पास है हीलियम, जैसे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, मैं दोबारा से एक्स, यहाँ पे जेड और यहाँ पे ए तो होगा आपका एटॉमिक मास। ए क्या होगा बच्चों? एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास होगा ये, और जो एक्स है वो क्या होगा पास है? सिंबल होगा, और जो जेड है वो आपके पास क्या होगा? एटॉमिक है नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो आपके पास है सिंबल है, तो ये कौन सा एलिमेंट का एटम है बच्चों? हीलियम है। इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 2। और पूछ ले नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्या पूछ ले बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2। और पूछ ले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो भी कितने होंगे बच्चों? 2। और पूछ ले कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला रहेगा बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 4 - 2, तो इसमें भी क्या रहेगा? 2। ठीक है बच्चों, कर लोगे इस तरह से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इसके बाद आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स होने चाहिए सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए बट मास नंबर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फर्स्ट केस में हाइड्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी 1 है। सेकंड की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर इसका 2 है। थर्ड की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर इसका 3 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों? 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है, पहले में न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में न्यूट्रॉन 1 है और दूसरे में न्यूट्रॉन 2 है, और दिखाई भी दे रहे होंगे डायग्राम के अंदर। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण हमने क्या किया, एक एलिमेंट्स लिया हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन के बहुत सारे टुकड़े किए, छोटे छोटे एटम की स्टडी की। तो हमें सारे एटम ऐसे नहीं मिले जिनका एटॉमिक नंबर भी 1 हो, मास नंबर भी 1 हो। हमें बहुत सारे एटम ऐसे मिले जिनका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर
2। हमें कुछ एटम ऐसे भी मिले हाइड्रोजन के जिनका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर कितना हो 3 हो, बट ज़्यादा संख्या किसकी थी बच्चों? ज़्यादा संख्या इनकी थी, ऐसे एटम की संख्या ज़्यादा थी जिनका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी क्या था? 1 था। ठीक है। आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे आर्गन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो एटम्स ये डिफरेंट एलिमेंट के, और आइसोटोप में एटम्स किसके ले रहे थे हम? सेम एलिमेंट के ले रहे थे बच्चों। किसके ले रहे थे? सेम एलिमेंट के। और इसमें एटम्स किसके लेने हैं? डिफरेंट एलिमेंट के। उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता था, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। उसमें मास नंबर डिफरेंट होता था, इसमें एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो ये था आइसोबर। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के देखिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला मैं पीछे भी लिख चुका हूँ, ए माइनस जेड, एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। कर लोगे इस तरह से। ठीक है। तो एक था आइसोटोप, एक आइसोबार और एक आइसोटोन्स। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसा कोई भी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन नाम से आ रहा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम, उन स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2 पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन, सबके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो तो उनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।